आप सभी को मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और कहाँ तक हो गया बताइए मुझे। स्पेशल पॉइंट से स्टार्ट करना है। ओके। कई ने सोचा होगा सर जल्दी छोड़ देंगे, है ना। हाँ जी, स्पेशल पॉइंट। और स्पेशल पॉइंट के बारे में बात करें तो ब्लू ग्रीन एल्गी का जो स्पेशल पॉइंट दे रखा है उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बात की जा रही है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में हमने बात कर ली थी, कौन कौन से होते हैं। अब बच्चों उनमें से एक हम ले रहे हैं, वो है नॉस्टॉक। कौन सा है? नॉस्टॉक। जो अपने एनसीईआरटी के अंदर गिवन डायग्राम है उसी को ले रहे हैं। नॉस्टॉक भी फिलामेंटस होता है। कैसा होता है? फिलामेंटस। फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है इसकी। और बच्चों इन सेल्स के अराउंड क्या प्रेजेंट रहेगा? म्यूसिलेजिनियस शीथ। क्या प्रेजेंट रहेगी? म्यूसिलेजिनियस शीथ। हमने लास्ट क्लास में इसकी स्ट्रक्चर पढ़ी थी। जब हम देखेंगे तो कुछ सेल्स बीच बीच में से बच्चे थिक वॉल बन जाती है। इनकी वॉल कैसी हो जाती है? थिक। थिक वॉल्ड। और जो नॉन ग्रीन सेल है, थिक वॉल्ड और जो नॉन ग्रीन सेल है, ये जो नॉन ग्रीन सेल और थिक वॉल्ड है, इनके अंदर फोटो सिस्टम सेकंड भी रहता है एब्सेंट। इन सेल्स को बोला जाता है बच्चे हेटेरोसिस्ट। क्या बोला जाता है? हेटेरोसिस्ट। और जो हेटेरोसिस्ट सेल है ये करवाती है नाइट्रोजन फिक्सेशन। इन्हीं सेल के अंदर नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है। और आप जानते हो नाइट्रोजनेज एंजाइम के पास में ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट रहना चाहिए। ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट बनाने के लिए ही यहां पर ये वॉल कैसी बना दी जाती है सेल की? थिक। नॉन ग्रीन और फोटो सिस्टम सेकंड को भी रख दिया जाता है एब्सेंट। तो जब लाइट रिएक्शन चलेगी तो लाइट रिएक्शन के ड्यूरिंग ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बच्चों फोटो सिस्टम सेकंड है यहाँ पर एब्सेंट। तो नाइट्रोजनेज एंजाइम के पास में ऑक्सीजन नहीं आएगा तो कंटिन्यूअस नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता रहेगा। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया के अंदर, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? तो क्या देना आंसर? हेटेरोसिस। आगे देखेंगे तो बच्चों आप लोगों को मिलेगा नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रोडक्शन। क्या मिल रहा है? रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन को देखेंगे तो रिप्रोडक्शन में बच्चे सबसे पहले मिलेगा आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ऊपर ध्यान दो। आपसे पूछा जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन बताइए। बताओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन। एक एक करके अपना इंडिविजुअल व्यू रखें, साथ में नहीं, एक एक करके बोलो। कौन बताएगा? हाथ खड़ा करे और बोले फिर। कोई नहीं? हाँ बोलो बेटा। बेटे बेटे आराम से। हाँ
ठीक है, लेकिन आप तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंपैरिजन कर रहे हो इसका। मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पूछी, एसेक्सुअल, 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 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पूछी, सेक्सुअल की नहीं पूछी। हाँ, जल्दी करो थोड़ा सा, एक फिर वही बात, एक एक करके। हाँ बोलो। विदाउट गेमेट फ्यूजन ही अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो आप तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंपैरिजन कर रहे हो। हाँ जी, गेमेट फॉर्मेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंपैरिजन किया जा रहा है। सिंगल पेरेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी होता है। वेरिएशन क्रिएट नहीं होगा, वही आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कंपैरिजन कर रहे हो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कोई डेफिनेशन नहीं होती। बोला जाएगा अदर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अदर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बच्चे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा जितना भी रहेगा उसको क्या बोला जाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चाहे वो वेजिटेटिव हो और चाहे बच्चों अदर हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलावा जो भी रहेगा उसको क्या बोला जाएगा, एसेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी किसका पार्ट रहेगा, एसेक्सुअल का। लेकिन यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ मिलेगा आपको। एक तो लिखा हुआ मिलेगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे पहला मिलेगा बाइनरी फिजन। बोलो, बताने की जरूरत, कोई बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा, सेकंड आप लोगों को मिलेगा बच्चे फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन और फ्रेगमेंटेशन किस में होगा, ऊपर ध्यान दो सारे। फ्रेगमेंटेशन उसी में होगा जिसकी बॉडी फिलामेंटस होगी, जिसकी बॉडी फिलामेंटस नहीं है उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा। फ्रेगमेंटेशन होता कैसे है, सबसे पहला इसके अंदर रिप्रोडक्शन में कौन सा आया था बच्चे, वेजिटेटिव। अरे बोलो कौन सा था, वेजिटेटिव। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर बच्चों आपको मिल रहा है सबसे पहला बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन है, वो बाइनरी फिजन आपको कॉमनली देखने को मिलेगा स्पाइरुलिना में, इसके अंदर स्पाइरुलिना। सेकंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का टाइप आप लोगों को मिलेगा फ्रेगमेंटेशन। कौन सा है, फ्रेगमेंटेशन। जब फ्रेगमेंटेशन के बारे में बात करें तो फ्रेगमेंटेशन उन्हीं में होगा जिनकी बॉडी क्या होगी, फिलामेंटस। इधर ध्यान दो सारे। ये बच्चों एक के ऊपर एक सेल अरेंज हुई, और एक के ऊपर एक सेल अरेंज होने से क्या बनेगा, क्या फिलामेंट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, फिलामेंट। तो ये फिलामेंट बन गया, फिलामेंट बन गया तो क्या इसको फिलामेंटस बोला जाए। अब क्या होता है कि जो फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, उन फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर जगह जगह बीच में से सेल हो जाती है डेड। जब सेल डेड हो जाती है बीच बीच में से, तो इनको बोला जाता है बच्चे सेपरेशन डिस्क। क्या बोल दिया जाता है, सेपरेशन डिस्क। सेपरेशन डिस्क क्यों बोला गया है, क्योंकि ये डेड सेल जब भी यहां से हटेगी तो हटते ही बच्चों क्या ये जो फिलामेंटस बॉडी थी ये क्या मेनी पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। और बोलो, और टू सेपरेशन डिस्क के बिटवीन जो बच्चों सेल्स रहती है उनको बोला जाता है यहाँ पे हार्मोसिस्ट। क्या बोला जाता है, हार्मोसिस्ट, हार्मोसिस्ट बोला जाता है। और हार्मोसिस्ट और हार्मोसिस्ट कब बोला जाएगा, टू जो डेड सेल के बिटवीन यानी सेपरेशन डिस्क के बिटवीन जो पार्ट रहेगा उसको क्या बोला जाएगा, हार्मोसिस्ट। अब जो डेड सेल है जब यहां से हटी तो ये क्या फ्रेगमेंट अलग हो जाएगा, ये फ्रेगमेंट अलग हो जाएगा, और ये डेड सेल हटते क्या ये फ्रेगमेंट अलग हो जाएगा। तो क्या मैनी बच्चों आप लोगों के सामने ब्लू ग्रीन एल्गी बन जाएंगे। कैसे बना है, क्या फ्रेगमेंटेशन से। आगे भी फ्रेगमेंटेशन आएगा, तो याद रखना है जिसकी बॉडी फिलामेंटस होगी उसके अंदर ही फ्रेगमेंटेशन होगा, जिसकी बॉडी नॉन फिलामेंटस होगी उसके अंदर फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन किस किस में होगा, क्या ओसिलेटोरिया के अंदर फ्रेगमेंटेशन होगा, और बोलो क्या नॉन स्टॉक के अंदर होगा। उधर बना रखी है मैंने नॉन स्टॉक की स्ट्रक्चर, फिलामेंटस है नॉन फिलामेंटस, फिलामेंटस। एना बीना में होगा, क्योंकि वो कैसा है, फिलामेंटस कोलोनियल, क्या उसकी भी बॉडी फिलामेंटस है, तो उसके अंदर भी फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। अरे ठीक है, आगे आगे आप लोगों को मिलेगा बच्चे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आप लोगों को लिखा मिलेगा एकिनिट। क्या लिखा मिलेगा, एकिनिट। बच्चे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एकिनिट बोला गया है, तो एकिनिट क्या होता है,
ये जो एकिनीट होता है ये होता है अनफेवरेबल कंडीशन में। किसके अंदर होगा? अनफेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन में नहीं होगा। कौन सी में होगा? अनफेवरेबल। अगर ब्लू ग्रीन एल्गी को अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है और अनफेवरेबल कंडीशन में ब्लू ग्रीन एल्गी अपनी वॉल को थिक बना लेता है। क्या बना लेता है? थिक। थिक बना के अपनी सेल को प्रोटेक्शन देता है, तो इस फॉर्मेशन को क्या बोला जाता है बच्चे? एकिनीट। ठीक है जी। रिप्रोडक्शन के बाद में अगर बात करें तो ब्लू ग्रीन एल्गी है, आप लोगों को बताया मोस्टली कहां मिलता है? फ्रेश वाटर में। ये मेरेन वाटर में मिलता है, इसके अलावा टेरेस्ट्रियल हैबिtat भी होता है। जब बच्चों ब्लू ग्रीन एल्गी वाटर में प्रेजेंट है और ब्लू ग्रीन एल्गी की अगर डेथ होने लगे, ऊपर ध्यान देना सारे, ब्लू ग्रीन एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी अगर मोर अमाउंट में वाटर के अंदर ग्रो कर जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी वाटर में प्रेजेंट है और ब्लू ग्रीन एल्गी अगर वाटर में मोर अमाउंट में ग्रोथ कर जाएगा तो फिर वाटर को बच्चे पॉल्यूटेट करने लगता है। और वाटर के अंदर अगर पोल्यूशन क्रिएट करने लगेगा तो एक्वेटिक एनिमल्स और एक्वेटिक एनिमल्स की होने लगती है डेथ। जब एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ होगी तो बच्चे पूरा का पूरा वाटर क्या हो जाएगा? पॉल्यूटेड, हाईली पॉल्यूटेड हो जाएगा। और जब हाईली पॉल्यूटेड हो रहा है तो उसका रीजन क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। तो उसको बोला जाएगा वाटर ब्लूम। क्या बोला जाएगा? वाटर ब्लूम। ध्यान से सुनो कि कब बोलेंगे वाटर ब्लूम? जब ब्लू ग्रीन एल्गी एक्सेस में वाटर में ग्रोथ करेगा तो ये टॉक्सिन रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? टॉक्सिन। वो टॉक्सिन किस में जाता है? एक्वेटिक एनिमल्स में। एक्वेटिक एनिमल्स की उस टॉक्सिन की वजह से हो जाती है डेथ। अगर डेथ होगी तो बच्चे वो एक्वेटिक एनिमल्स क्या वाटर में ही सड़ जाएंगे, तो वाटर क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड। अगर वाटर बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हुआ है तो उसका रीजन क्या है? क्या ब्लू ग्रीन एल्गी है? और जब ब्लू ग्रीन एल्गी टॉक्सिन रिलीज करके एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ कोज करके वाटर को बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड कर रहा है, तो बच्चों इस फिनोमिना को बोला जाता है वाटर ब्लूम। क्या बोला जाता है? वाटर ब्लूम। चाहे ब्लू ग्रीन एल्गी करे वो चाहे और ऑर्गेनिज्म करे, जब भी इस प्रोसेस को अगर रन करेगा तो क्या बोला जाएगा? वाटर ब्लूम। हेलो। तो वाटर ब्लूम बच्चों ब्लू ग्रीन एल्गी की यूजफुल एक्टिविटी है, हार्मफुल? हार्मफुल। याद रखना अच्छे से। इसके अलावा बच्चे यूजफुल एक्टिविटीज देखें तो ब्लू ग्रीन एल्गी की एक इंपॉर्टेंट यूजफुल एक्टिविटी है, ध्यान से सुनना। ब्लू ग्रीन एल्गी जो एल्केलाइन सॉइल होती है उस एल्केलाइन सॉइल को फर्टाइल सॉइल में कन्वर्ट कर देता है। स्टेराइल जो एल्केलाइन सॉइल होती है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? फर्टाइल। कैसे? मैं बोल रहा हूं स्टेराइल एल्केलाइन सॉइल है। एल्केलाइन सॉइल है तो पीएच उसकी हाई है या लो है? हाई। अगर पीएच हाई है तो वहां पर अगर प्लांट को ग्रो करवाएंगे तो प्लांट बच्चों ग्रो नहीं कर पाएगा। तो सॉइल कैसी है? फर्टाइल या स्टेराइल? स्टेराइल। वहां पे अगर ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ देंगे तो ब्लू ग्रीन एल्गी जब भी सॉइल पे ग्रोथ करेगा तो बच्चे ये एसिड रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? एसिड। अब सॉइल के अंदर क्या है? बेस है, तभी तो एल्केलाइन है। सॉइल के अंदर बेस और एसिड रिलीज करेगा तो एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करेंगे तो सॉइल और सॉइल के न्यूट्रल होने लगेगी। और जब न्यूट्रल हो जाएगी सॉइल तो बताओ सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी डिक्रीज? इंक्रीज। तो बच्चे एल्केलाइन स्टेराइल सॉइल को फर्टाइल में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज कर सकते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी का। इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी को एज ए ग्रीन मेन्योर भी यूज में लिया जाता है। ग्रीन मेन्योर क्या होती है? हरी खाद। यानी खेतों के अंदर डायरेक्टली ब्लू ग्रीन एल्गी को एज ए ग्रीन मेन्योर, ब्लू ग्रीन एल्गी को ग्रो करवाएंगे, वो ग्रो करवा के सीधा ही बच्चों खेतों में डाल देंगे तो ग्रीन मेन्योर की फॉर्म में यूज में लेंगे। क्यों डालेंगे? क्योंकि आप जानते हो ब्लू ग्रीन एल्गी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो सॉइल में जब भी जाएगा फ्री लिविंग फॉर्म में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और सिम्बायोटिकली भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अगर फ्री लिविंग फॉर्म में करेगा तो नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंटेंट है उसको बच्चे सॉइल के अंदर इंक्रीज करेगा। अगर इंक्रीज कराए तो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा? इंक्रीज। तो बच्चों इसको एज ए ग्रीन मेन्योर भी यूज में लिया जाता है। इसके अलावा और क्या? बच्चों ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो ब्लू ग्रीन एल्गी मॉस्किटो के लार्वा को डेथ करवाता है, यानी मॉस्किटो लार्वा को क्या करता है? किल करता है। जब भी रेनी सीजन आता है आप सभी जानते हो रेनी सीजन के अंदर जगह जगह पानी भर जाता है। अब उस पानी के अंदर वाटर के अंदर बच्चे मॉस्किटो लार्वा है वो ग्रोथ करने लगता है। और मॉस्किटो लार्वा अपने लिए क्या होता है? डेंजर, हार्मफुल होता है। अगर उस वाटर के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो ब्लू ग्रीन एल्गी अगर ग्रोथ कर गया
तो उस मॉस्किटो के लार्वा को क्या कर देगा, किल कर देगा। तो अगर मॉस्किटो लार्वा को किल कर रहा है तो अपने लिए बच्चे हार्मफुल है या यूजफुल, यूजफुल। इसके अलावा इसकी हार्मफुल एक्टिविटी भी होती है वाटर ब्लूम, उसके बारे में मैंने बता दिया है। और क्या हो सकती है, जब भी रेनी सीजन आता है तो रेनी सीजन के ड्यूरिंग एक ग्रीन कलर का स्लिपी एरिया बन जाता है, जिसके ऊपर पैर रखते ही अपने आप फिर आगे जाते। देखा है ना आपने, वो ग्रीन कलर का स्लिपी एरिया बनाने वाला कौन होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो याद रखना है ये हार्मफुल एक्टिविटीज रहेगी। इसके अलावा ओसिलेटोरिया, ओसिलेटोरिया अगर वाटर टैंक में ज्यादा ग्रोथ कर जाता है तो ओसिलेटोरिया वाटर है, उस वाटर का टेस्ट क्या कर देता है बच्चे, चेंज, ऑर्डर क्या कर देता है उसका चेंज, यानी ये भी क्या करता है, वाटर को पॉल्यूटेट। अरे ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है कंप्लीट। ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए जो आप लोगों को पॉइंट बताएंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले अच्छे से याद रखने, स्ट्रक्चर वाले अच्छे से याद रखना है। एग्जाम में बहुत फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी से रिलेटेड। वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर फोटोसिंथेटिक एपरेटस क्या है। तो फोटोसिंथेटिक एपरेटस क्या है, क्रोमेटोफोर। क्या बचे, क्रोमेटोफोर। अभी तक हमने किंगडम मोनेरा के 2 एग्जांपल्स कंप्लीट किए हैं। एक तो यू बैक्टीरिया और दूसरा कौन सा, ब्लू ग्रीन एल्गी। थर्ड आता है बच्चों माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के बारे में आप बहुत कुछ जानते हो पहले से ही, जानते हो क्या, चलो पता करते हैं आपका। माइकोप्लाज्मा, ये माइकोप्लाज्मा जीनस नेम है। क्या है, जीनस नेम। किसी पर्टिकुलर एक स्पीसीज का नाम नहीं है, ये जीनस का नाम है। और इस जीनस के अंदर बच्चों मेनी बैक्टीरिया आते, कोई एक बैक्टीरिया नहीं आता। जब आप लोगों को सेल बायोलॉजी पढ़ाई थी तो ये बोला था स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या बोला था, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल बोला था, क्या थी, माइकोप्लाज्मा। और फिर माइकोप्लाज्मा में भी हमने बोला था पीपीएलओ 0.1 माइक्रोमीटर, याद है। और इसका कितना था, 0.3 माइक्रोमीटर। तो मैंने बोला था पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा जीनस का ही मेंबर है। ठीक है जी। इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, क्या हुई, इसके बारे में बात करते हैं। बच्चों एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है नोकार्ड। नोकार्ड साइंटिस्ट निमोनिया डिजीज के ऊपर काम कर रहे थे, निमोनिया डिजीज पे काम कर रहे थे। और वो एनिमल्स, उन एनिमल्स में जब निमोनिया डिजीज हो रही थी तो उसके ऊपर स्टडी कर रहे थे। जब भी एनिमल्स के अंदर निमोनिया डिजीज हो रही थी तो एनिमल से एक फ्लूइड रिलीज हो रहा था। उन्होंने उस फ्लूइड को बच्चे कलेक्ट किया और कलेक्ट करके उसकी स्टडी की। जब निमोनिया डिजीज हो रही थी तो फ्लूइड रिलीज हो रहा था, उस फ्लूइड के अंदर उन्होंने देखा तो बच्चों एक ऑर्गेनिज्म था। उस ऑर्गेनिज्म को उन्होंने नाम दिया प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या नाम दिया, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। उसी को ही आज आप शॉर्ट में क्या बोलते हो, पीपीएलओ। क्या बोलते हो, पीपीएलओ। यानी पीपीएलओ के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे, नोकार्ड। उसके बाद में एक साइंटिस्ट आए नोवाक। नोवाक साइंटिस्ट ने बच्चे माइकोप्लाज्मा टर्म दी थी। क्या दी थी, माइकोप्लाज्मा टर्म। बच्चों जापानी साइंटिस्ट थे डोई और उसके साथी, डोई एंड एटेल। डोई और उसके साथियों ने प्लांट्स, उन प्लांट्स पे स्टडी कर रहे थे दोनों। डोई और उसके साथी प्लांट्स के ऊपर स्टडी कर रहे थे। और प्लांट्स पे स्टडी करते करते वो पहुंचे सनफ्लावर। सनफ्लावर के अंदर एक ऐसी डिजीज हो रही थी जिसके अंदर सनफ्लावर का फ्लोएम पार्ट टोटली हो रहा था डिस्ट्रॉय। और जब भी डिस्ट्रॉय होता था तो फिर फ्लोएम से भी फ्लूइड रिलीज होता था। तो उन्होंने इस फ्लूइड को लिया और फ्लूइड को लेके उन्होंने स्टडी की। जब स्टडी की तो उनको उसके अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म नजर आए। उन ऑर्गेनिज्म को नाम दिया उन्होंने माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, और शॉर्ट में बोला एमएलओ। क्या नाम दिया, एमएलओ। ये एमएलओ बच्चों डिजीज कॉज करता है किसके अंदर, सनफ्लावर। और सनफ्लावर में जब भी एमएलओ डिजीज कॉज करता है तो सनफ्लावर के फ्लोएम पार्ट को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय। जब फ्लोएम पार्ट को डिस्ट्रॉय करता है तो इस डिजीज को नाम देते हैं एस्टर येलो डिजीज। क्या बोलते हैं बच्चे, एस्टर येलो डिजीज।
तो एस्टर येलो डिजीज इन सनफ्लावर कौन करता है? माइकोप्लाज्मा। अरे कौन करेगा? माइकोप्लाज्मा। अब बच्चों माइकोप्लाज्मा, इस माइकोप्लाज्मा के कुछ कैरेक्टर्स है वो पढ़ने जा रहे हैं। जब कैरेक्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो माइकोप्लाज्मा भी क्या हो जाएगा? कंप्लीट। माइकोप्लाज्मा की स्ट्रक्चर देखेंगे तो माइकोप्लाज्मा के अंदर बच्चे सेल वॉल है, वो सेल वॉल रहती है एब्सेंट। पहले स्ट्रक्चर बना देता हूं, एक बना दूं, आप बोलो तो। सेल वॉल इसके अंदर क्या रहेगी बच्चे? एब्सेंट। ट्राइलेट सेल मेम्ब्रेन रहेगी, और ट्राइलेट सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बनी रहेगी? लाइपोप्रोटीन। माइकोप्लाज्मा का जो यूनिक कैरेक्टर होता है वो होता है ट्राइलेट सेल मेम्ब्रेन रखना। यू बैक्टीरिया का यूनिक कैरेक्टर क्या होता है? क्या? प्लाज्मिड रखना। क्या रखना? प्लाज्मिड रखना। याद रखना अच्छे से। जब साइटोप्लाज्म में जाएंगे तो राइबोसोम मिलेंगे, और राइबोसोम होंगे वो कौन से होंगे? 70S। आप सभी जानते हो राइबोसोम कौन से होने हैं? 70S। इसके अलावा बच्चों इसके अंदर न्यूक्लियोइड पार्ट होगा। उस न्यूक्लियोइड पार्ट के अंदर मेनली तो मिलेगा डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए, लेकिन उसके साथ में न्यूक्लियोइड पार्ट के अंदर आप लोगों को मिलेगा आरएनए भी। और वो आरएनए कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। हेलो, चलो और डिटेल में बात करते हैं, ये तो नॉर्मल बात हुई। अब सभी इधर ध्यान देंगे और मेरे को बताते जाएंगे इसके कैरेक्टर। क्या बच्चों, ये जो आपके सामने माइकोप्लाज्मा बनाया गया है, ये माइकोप्लाज्मा यूनिसेलुलर होता है या मल्टीसेलुलर? यूनिसेलुलर। वेरी गुड। क्या ये स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट होता है? क्या होता है? स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट। क्या आप लोगों को मैंने इसके अंदर फ्लैजिला बताए हैं? कोई फ्लैजिला नहीं बताया। मतलब ये मोटाइल होगा या नॉन मोटाइल? नॉन मोटाइल। यहां तक क्लियर है? अरे बोलो बच्चों, इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट रहेगी एब्सेंट? एब्सेंट। तो सेल वॉल रहेगी बच्ची एब्सेंट। अगर सेल वॉल एब्सेंट है तो क्या इसकी पर्टिकुलर एक कोई शेप रह पाएगी? नहीं। अगर सेल वॉल एब्सेंट है तो पर्टिकुलर कोई शेप नहीं होगी। अगर पर्टिकुलर शेप नहीं होगी तो क्या ये टाइम टू टाइम बच्चों शेप चेंज करता रहेगा? अगर शेप चेंज कर रहा है तो इसको बोला जाएगा प्लियोमॉर्फिक। क्या बोला जाएगा? प्लियोमॉर्फिक, या फिर बोला जाएगा प्लियोमॉर्फिज्म शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? प्लियोमॉर्फिज्म। यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट क्या रख रहा है? शेप। तो क्या शो कर रहा है? प्लियोमॉर्फिज्म। जब ये बच्चों डिफरेंट डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिफरेंट शेप बना रहा है तो क्या जोकर है? अरे क्या है? जोकर। तो बोला गया जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्या बोला गया बच्चे? जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? माइकोप्लाज्मा। कई बार बोला जाता है जोकर ऑफ प्लांट्स, किंगडम प्लांटी का भी जोकर बोल दिया जाता है। एक्चुअल में सबका जोकर कौन है? माइकोप्लाज्मा। बच्चों माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल के इनसाइड क्या मिलेगा? सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल तो एब्सेंट ही है। अगर एब्सेंट है तो हम सबसे पहले देखेंगे तो क्या मिलेगा? सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन है उसकी लेयर कितनी होगी? 3। तो क्या ट्राइलेड सेल मेम्ब्रेन है? और ये सेल मेम्ब्रेन क्या लिपिड एंड प्रोटीन से बनी होती है? तो क्या बोला जाएगा? लाइपोप्रोटीन। साइटोप्लाज्म में जाएंगे तो इसके अंदर बच्चों डीएनए भी मिलता है। और डीएनए कैसा मिलता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और डबल स्टैंडर्ड डीएनए तो मिलेगा मेनली बच्चों, साथ में इस डीएनए के साथ में मिलता है आरएनए भी। और वो आरएनए कौन सा मिलता है? सिंगल स्टैंडर्ड। हेलो, और देखेंगे तो इसका बच्चे न्यूट्रिशन। क्या देखने जा रहे हैं? न्यूट्रिशन। अगर न्यूट्रिशन देखेंगे तो न्यूट्रिशन के अंदर ये बच्चों आउटसाइड द सेल क्या करता है? डाइजेशन। फिर क्या करता है? एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन करता है बाई ऑस्मोसिस से। तो बोलो
क्या बोले, क्या ऑस्मोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्या बोला जाएगा, ऑस्मोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये ऑस्मोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखता है। ऑस्मोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्यों रखता है आप लोगों को मैंने बता दिया। आउटसाइड द सेल क्या करेगा, डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन करेगा भाई ऑस्मोसिस से, ऑस्मोसिस प्रोसेस से क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन। तो क्या बोला जाएगा, ऑस्मोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अरे समझ में तो आ रहा है। आगे नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है या एब्सेंट है, एब्सेंट। अगर इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट है तो मुझे बताओ क्या इसके ऊपर पेनिसिलिन अपना एक्शन शो कर पाएगी, क्यों नहीं कर पाएगी, क्योंकि पेनिसिलिन कहाँ एक्ट करती है, क्या सेल वॉल पे, पहले ही बता रखा है मैंने। तो बच्चे ये माइकोप्लाज्मा रेजिस्टेंट रहेगा किससे, पेनिसिलिन, लेकिन कुछ एंटीबायोटिक बच्चों इसके अगेंस्ट वर्क करती, तो उन एंटीबायोटिक के लिए क्या होगा, सेंसिटिव, क्या रहेगा, सेंसिटिव। तो सेंसिटिव टू किससे होगा, एक एंटीबायोटिक है जिसका नाम है टेट्रासाइक्लिन, क्या नाम है, टेट्रासाइक्लिन, और दूसरी है बच्चे क्लोरामफेनिकोल, क्या है, क्लोरामफेनिकोल। क्लोरामफेनिकोल एंड टेट्रासाइक्लिन दोनों के दोनों बच्चों माइकोप्लाज्मा के ऊपर एक्शन शो करती है, और इनकी एक्शन से माइकोप्लाज्मा की हो जाती है डेथ। कैसे, इधर ध्यान दो, माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं है तो इसके ऊपर पेनिसिलिन तो कोई इफेक्ट शो नहीं कर पाएगी, लेकिन बच्चों टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरामफेनिकोल इफेक्टिव रहेगी। कैसे, माइकोप्लाज्मा के अंदर आप जान रहे हो 70S राइबोसोम, इन 70S राइबोसोम के ऊपर आके अटैच हो जाती है टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरामफेनिकोल। ये 70S राइबोसोम के ऊपर अटैच होके प्रोटीन सिंथेसिस को कर देती है इनिबिट। अगर प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कर देगी तो बच्चों माइकोप्लाज्मा के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा, और जब प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा तो आप जानते हो फिर मेटाबॉलिक रिएक्शन रन नहीं होगी, और अगर नहीं होगी तो क्या इसकी डेथ हो जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि माइकोप्लाज्मा के अगेंस्ट क्लोरामफेनिकोल एंड टेट्रासाइक्लिन कैसे एक्शन शो करती, तो आपको लिखना है मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसको डिस्टर्ब करके, मेटाबॉलिक प्रोसेस को डिस्टर्ब करके बच्चे माइकोप्लाज्मा की डेथ कोज कर देता है कौन, टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरामफेनिकोल। माइकोप्लाज्मा है, इस माइकोप्लाज्मा का अलग अगला कैरेक्टर देखे तो माइकोप्लाज्मा बच्चे विदाउट ऑक्सीजन भी रेस्पिरेशन कर सकता है। इधर ध्यान दे, ऊपर मैंने क्या बोला है, विदाउट ऑक्सीजन भी रेस्पिरेशन कर सकता है। विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन कर सकता है मतलब क्या, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करने वाला है, मतलब ये क्या एरोबिक है या एनेरोबिक है, एरोबिक। लेकिन मैं बोल रहा हूं विदाउट ऑक्सीजन भी रेस्पिरेशन कर सकता है, तो क्या मैं इसको बच्चे फैकल्टेटिव एनेरोबिक बोलूं, क्या बोला जाएगा, फैकल्टेटिव एनेरोबिक। तो याद रखना है माइकोप्लाज्मा क्या होता है, फैकल्टेटिव एनेरोबिक। बच्चों माइकोप्लाज्मा, इस माइकोप्लाज्मा के बारे में और देखें तो ये होता है सेप्रोट्रोपिक, क्या होता है, सेप्रोट्रोपिक, या फिर बोलो सेप्रोट्रॉप होता है, सेप्रोट्रॉप होता है। लेकिन डेड ऑर्गेनिक मैटर की एब्सेंस में ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी न्यूट्रिशन ले सकता है। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी न्यूट्रिशन ले सकता है तो बताओ क्या बोले इसको, क्या बच्चे इसको फैकल्टेटिव पैरासाइट बोला जाए, क्या बोला जाएगा, फैकल्टेटिव पैरासाइट। यानी ये माइकोप्लाज्मा एक्चुअल में तो क्या होता है, सेप्रोट्रॉप होता है, लेकिन जब ये सेप्रोट्रॉपिक की तरह बिहेव नहीं कर सकता तो फिर बच्चों किसकी तरह बिहेव करेगा, पैरासाइट। हेलो, एनसीईआरटी लाए हो क्या, पक्का। तो माइकोप्लाज्मा के लिए एक लाइन मिलेगी आपको एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में लिखा मिलेगा कि माइकोप्लाज्मा विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकता है। तो सही होगी ये लाइन, गलत नहीं होगी, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकता है मतलब क्या है तो एक्चुअल में क्या है, एरोबिक, लेकिन ये ऑक्सीजन नहीं होने पे भी रेस्पिरेशन कर सकता है मतलब कि क्या है, फैकल्टेटिव एनेरोबिक। लाइन पढ़ो, लाओ मेरे को, तुम्हें बताता हूं। पेज नंबर 20 के ऊपर थर्ड पैराग्राफ, द माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिजम्स दैट कंप्लीटली लेक ए सेल वॉल, सेल वॉल क्या रहेगी इसके अंदर, एब्सेंट। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नॉन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। Many mycoplasma are
पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं? पैथोजेनिक। बस एनसीईआरटी के अंदर तो 3.5 लाइन दी हुई है, मैंने आपको इतना बताया। लो अब आगे सुनो। माइकोप्लाज्मा में रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन रहेगा और रहेगा बच्चे बाइनरी फिजन से। किससे होगा? बाइनरी फिजन। और सेकंड दिया है फ्रॉम बाई एलिमेंट्री बॉडी, ये दे रखा है। एलिमेंट्री का मतलब होता है मेन। अगर मेन बॉडी से अगर न्यू माइकोप्लाज्मा बन रहा है तो क्या बोला जाएगा? बाई एलिमेंट्री बॉडी। कैसे? इधर ध्यान दो सारे, ये आपके सामने माइकोप्लाज्मा है। क्या बच्चे? माइकोप्लाज्मा। अब इस माइकोप्लाज्मा का ये पार्ट यहां से क्या हो गया? अलग। और अलग होके इधर जाके इसने क्या बना दिया? न्यू माइकोप्लाज्मा। तो बताओ क्या मेन बॉडी, इस मेन बॉडी से न्यू माइकोप्लाज्मा बना है? तो क्या बोला जाएगा? बाई एलिमेंट्री बॉडी। आगे नेक्स्ट आप लोगों को बच्चे कुछ एनिमल और प्लांट डिजीज कॉज करने वाले डिजीज के नाम दे रखे हैं। तो ये प्लांट एंड एनिमल्स दोनों के अंदर बच्चे डिजीज कॉज करता है। तो हम बोलेंगे प्लांट एंड एनिमल्स दोनों के लिए क्या होगा? पैथोजेनिक। प्लांट्स के अंदर कौन कौन सी डिजीज कॉज करेगा? पहली डिजीज आप लोगों को मिलेगी लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल। जब भी माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन होता है तो ब्रिंजल प्लांट के अंदर लीफ और स्लीप को ये टिन्नी टिन्नी रख लेता है, यानी लार्ज नहीं बनने देता है। तो क्या बोला जाएगा? लिटिल लीफ डिजीज। अगला बोल रहा है बच्चे बंची टॉप ऑफ पपाया। पपाया, उस पपाया प्लांट के अंदर टॉप के ऊपर क्या बन जाता है? लीफ का बंच। अगर बंच बन जाएगा तो आगे उसकी ग्रोथ नहीं होगी, तो क्या बोला जाएगा? बंची टॉप ऑफ पपाया। उसके बाद में दिया जा रहा है विच इज ब्रूम ऑफ ग्राउंड नट एंड बच्चों पोटेटो। विच इज ब्रूम, ब्रूम किसको बोलते हैं? झाड़ू को। बच्चों जब भी माइकोप्लाज्मा का इन्फेक्शन होता है ग्राउंड नट के अंदर और पोटैटो में, तो उसकी जो ब्रांचेज होती है उन ब्रांचेज को कैसा बना देगा? ब्रूम लाइक। अगर ब्रूम लाइक बना देगा तो लीफ और लीफ बहुत कम बनेगी, तो फिर उसकी क्या हो जाएगी? डेथ। लास्ट में आप लोगों को मिलेगा बच्चे एक और उसके अंदर लेकर का है एस्टर येलो डिजीज इन सनफ्लावर। जब इस सनफ्लावर के अंदर एस्टर येलो डिजीज होती है तो क्या होता है? क्या फ्लोएम पार्ट बच्चे डिस्ट्रॉय होता है, और वो भी कौन करता है? माइकोप्लाज्मा। एनिमल्स के अंदर निमोनिया डिजीज कॉज करता है, और निमोनिया का ही एक और बच्चे टाइप दे रखा है बोविडीन निमोनिया। तो बोविडीन निमोनिया भी कौन कॉज करता है बच्चे? माइकोप्लाज्मा। हेलो सुनिए फिर, माइकोप्लाज्मा के अंदर क्या सेल वॉल प्रेजेंट होती है? माइकोप्लाज्मा को क्या जोकर बोला जाए? क्यों बोला जाता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल या ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वॉल? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वॉल माइकोप्लाज्मा की कोई फिक्स शेप नहीं होती, और अगर फिक्स शेप नहीं होती तो क्या बोला जाएगा? जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्या ये प्लियोमॉर्फिज्म शो करता है? क्या इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन की सिंगल लेयर होती है? क्या ट्राई लेयर होती है? बच्चों इसके अगर और कैरेक्टर देखेंगे तो इसके अंदर डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं। क्या मेनली डीएनए रहता है? और डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती? डीएनए क्या डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए होगा? इसके अंदर हम देखेंगे तो क्या राइबोसोम भी मिलेंगे? राइबोसोम कौन से होंगे? 70s। न्यूट्रिशन कैसा रहेगा? क्या ऑस्मोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? अरे बोलो। और देखेंगे तो ये क्या ऑक्सीजन के बिना भी सरवाइव कर सकता है? मतलब क्या ये एरोबिक है? अरे बोलो। एरोबिक है। तो एरोबिक में कौन सा है? फैकल्टेटिव या ऑब्लिगेट? फैकल्टेटिव एरोबिक या फैकल्टेटिव एनएरोबिक या फैकल्टेटिव एरोबिक? फैकल्टेटिव एनएरोबिक। और बच्चों ये ऑब्लिगेट एरोबिक नहीं है। अगर ऑब्लिगेट एरोबिक होता तो हम बोलते विदाउट ऑक्सीजन सरवाइव नहीं कर सकता। हेलो आगे अगर इसको हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन किससे लेता है, तो ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन लेता है। लेकिन अगर डेड ऑर्गेनिक मैटर नहीं होगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी न्यूट्रिशन ले सकता है। कहने का मतलब क्या ये बच्चों पैरासाइट की तरह बिहेव कर सकता है? तो क्या बोला जाएगा? फैकल्टेटिव पैरासाइट। ठीक है जी। बच्चों इसके अगेंस्ट पेनिसिलिन का कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट है। इसके अगेंस्ट जो इफेक्टिव रहेगी वो कौन सी रहेगी? टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरामफेनिकोल। ये दोनों के दोनों मेटाबॉलिक रिएक्शन को डिस्टर्ब करके बच्चों इफेक्ट शो करती। अरे ठीक है। माइकोप्लाज्मा के बाद में नेक्स्ट आता है बच्चे, वो आता है आर्की बैक्टीरिया। हेलो ऑनलाइन
ऑनलाइन वाले बच्चे समझ में आ रहा है? ओके। लोग बाग बोलते हैं बच्चों कि हजारों साल पहले ये अर्थ एक आग का गोला थी। बोलते हैं तो मैं भी बोल रहा हूं कि हजारों साल पहले अर्थ आग का गोला थी। धीरे धीरे ये आग का गोला ठंडा होने लगा, लेकिन जब टेम्परेचर बच्चों 100 डिग्री के आसपास था, उसी टाइम एक ऑर्गेनिज्म की एंट्री हुई। 100 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था तो उस टाइम ऑक्सीजन नहीं थी। विदाउट ऑक्सीजन और हाई टेम्परेचर पे सबसे पहले जिस ऑर्गेनिज्म ने एंट्री मारी उसका नाम है आर्कीबैक्टीरिया। तो आर्कीबैक्टीरिया सबसे पुराना बच्चों बैक्टीरिया है, तो इसको नाम दिया जाएगा ग्रुप ऑफ एंशिएंट बैक्टीरिया। आप बोलोगे ग्रुप क्यों बोला गया? कोई आर्कीबैक्टीरिया एक नहीं है, पूरे ग्रुप का नाम है। तो जो आर्कीबैक्टीरिया का ग्रुप है वो बच्चों सबसे पुराना है, तो क्या नाम दिया जाएगा? ग्रुप ऑफ एंशिएंट बैक्टीरिया। उस टाइम बच्चों टेम्परेचर हाई था, प्रेशर भी थोड़ा सा हाई था। इसके अलावा अगर बात करें तो ऑक्सीजन भी थी एब्सेंट, मतलब ये ऑक्सीजन के बिना भी रेस्पिरेशन कर सकते। अगर विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन करने वाले तो इनको क्या एनेरोबिक बोला जाए? तो ये क्या होते हैं बच्चे? एनेरोबिक। अगर ये बच्चों एनेरोबिक कंडीशन में सरवाइव करने वाले, हाई टेम्परेचर पे सरवाइव करने वाले, तो आज का अगर हम कंडीशन देखें एनवायरनमेंट की, तो उस टाइम से क्या लाख गुना सही है। उस टाइम टेम्परेचर हाई था, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी, लेकिन आज तो ऑक्सीजन भी है और बच्चों टेम्परेचर भी बहुत कम है। अगर उसके कंपैरिजन में बोल रहा हूं, अगर टेम्परेचर कम है और बच्चों ऑक्सीजन भी अवेलेबल है तो उसको अपने अंदर चेंज करने चाहिए थे, लेकिन इसने कोई चेंज नहीं किया। उन्हीं प्रिमिटिव कैरेक्टर्स के साथ में आज भी ये सरवाइव कर रहा है। अगर आज भी ये उन्हीं प्रिमिटिव कैरेक्टर के साथ में सरवाइव कर रहा है तो इसको प्यार से बोला जाएगा ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल। क्या बोला जाएगा बच्चे? ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल। तो याद रखना, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल है। ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल्स कौन है? आर्कीबैक्टीरिया। अरे ठीक है, आगे आर्कीबैक्टीरिया के अंदर कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो बच्चों यूकेरियोट के जैसा स्टोन कोर रखते हैं, यानी यूकेरियोट के जैसा स्टोन कोर रखने वाले। और यूकेरियोट के जैसा स्टोन कोर रखते हैं वो स्ट्रक्चरली क्या रखते हैं? सिमिलर। स्ट्रक्चरली अगर स्ट्रक्चर में सिमिलर है तो एनालॉग्स बोला जाए या होमोलॉग्स? होमोलॉग्स। एनालॉग्स नहीं बोलते। फंक्शन में सिमिलर होते हैं तब क्या बोला जाता है? एनालॉग्स। और बच्चों स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं तो क्या बोला जाता है? होमोलॉग्स। अगर ये कुछ आर्कीबैक्टीरिया बच्चों यूकेरियोट के स्टोन कोर जैसी स्ट्रक्चर रखते हैं तो फिर उन आर्कीबैक्टीरिया के नाम भी हमें जानने जरूरी है। एक आर्कीबैक्टीरिया का नाम है थर्मोकोकस। क्या नाम है? थर्मोकोकस। दूसरे आर्कीबैक्टीरिया का नाम है मेथेनोकोकस और थर्ड का नाम है बच्चे मेथेनोबैक्टीरियम। तो 3 आर्कीबैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके अंदर यूकेरियोट जैसा स्टोन कोर मिलता है। कैसा? यूकेरियोट जैसा स्टोन कोर। तो यहां से क्वेश्चन पूछा गया और क्वेश्चन में यह बोला गया कि यूकेरियोट के जैसा स्टोन कोर रखने वाले कौन कौन है? 3 एग्जांपल्स आपको याद रखने। कौन कौन से? थर्मोकोकस,
मेथेनोकोकस एंड मेथेनोबैक्टीरियम। सेकंड एक्सरसाइज निकालिए, क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। एक्सरसाइज सेकंड निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 22, पेज नंबर 122, पेज नंबर 122, क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करो। देख, हो गया? अरे बोलो। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर देखेंगे तो आर्की बैक्टीरिया के अंदर बच्चों सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इधर ध्यान रखना आप, सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और सेल वॉल बच्चों पेप्टाइडोग्लाइकेन से नहीं बनी होती है। आर्की बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल तो प्रेजेंट होती है लेकिन पेप्टाइडोग्लाइकेन से नहीं बनी होती। आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड मिलते हैं। क्या मिलते हैं बच्चे? कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड के अलावा इसके अंदर मिलते हैं बच्चे कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड भी। पॉलीपेप्टाइड का मतलब तो जानते हो, मेनी पेप्टाइड बॉन्ड। और बोलो, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड और कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड प्रेजेंट रहते हैं किसके अंदर? सेल वॉल ऑफ आर्की बैक्टीरिया। आप तो मुझे बताओ, एक तो सिंपल स्ट्रक्चर है और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होगा? सिंपल स्ट्रक्चर के अंदर बच्चों आप लोगों को मिलेगी स्ट्रेट चेन, और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगी ब्रांच्ड। क्या रहेगी? ब्रांच। अब मैंने आपके सामने एक तो सिंपल पॉलीसेकेराइड रखा। सिंपल पॉलीसेकेराइड के अंदर क्या होता है? क्या एक बच्चे लॉन्ग चेन रहती है? क्या स्ट्रेट चेन रहती है? तो इसके बॉन्ड क्या इजीली ब्रेक होंगे? अरे बोलो। लेकिन मैंने बोला कि आपको एक ब्रांच पॉलीसेकेराइड दे दिया गया। ब्रांच पॉलीसेकेराइड है तो उसके अंदर जो सिंपल चेन रहेगी स्ट्रेट चेन के, उसके अंदर ब्रांचेस बनेगी। आप तो मुझे बताओ, ब्रांच पॉलीसेकेराइड के बॉन्ड जल्दी ब्रेक होंगे या सिंपल के? सिंपल के। यहां पे क्या दे रखा है? कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड का मतलब है ब्रांच पॉलीसेकेराइड। कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड का मतलब है ब्रांच पॉलीपेप्टाइड। अगर बच्चों ब्रांच है, इसके अंदर ब्रांच की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होने में टाइम लगेगा। और अगर टाइम लगेगा तो ये बैक्टीरिया क्या हाई टेम्परेचर तक सर्वाइव कर पाएगा? तो बैक्टीरिया है, यानी आर्की बैक्टीरिया हाईली एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर के ऊपर, एसिडिक पीएच के ऊपर भी, और बच्चे सॉल्टी एरिया के अंदर भी ये सर्वाइव कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि इसके अंदर नॉर्मल सेल वॉल नहीं होती। कैसी होती है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सेल वॉल क्यों बोला है मैंने? क्योंकि नॉर्मली पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी हुई सेल वॉल नहीं होती। इसके अंदर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड एंड क्या मिलेगा? कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड। हेलो बच्चों, आप लोगों को जब मैंने सेल बायोलॉजी पढ़ाया था और सेल मेम्ब्रेन पढ़ाया था, तो मैंने बोला था सेल मेम्ब्रेन यूनिवर्सल होती है, और एक एक्सेप्शन है यूनिवर्सल का। वो क्या था? आर्की बैक्टीरिया। मैंने बोला था आर्की बैक्टीरिया के अंदर लिपिड तो प्रेजेंट रहता है, लेकिन वो लिपिड नॉर्मल लिपिड नहीं होता। लिपिड थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है। तो यहाँ पे जो आर्की बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है, वो सेल मेम्ब्रेन बच्चों नॉर्मल लाइपोप्रोटीन से नहीं बनी होती है। इसके अंदर जो लिपिड मिलेगा, वो लिपिड मिलेगा बच्चे ब्रांच। अरे कैसा मिलेगा? ब्रांच। ब्रांच लिपिड रहेगा। और अगर ब्रांच लिपिड होगा, अगर ब्रांच लिपिड है तो बच्चों ये भी क्या इसकी सेल को प्रोटेक्शन देगा? अरे बोलो। क्वेश्चन रख रहा हूं आपके सामने, सोच समझ के आंसर देना। आप तैयार हो? आर्की बैक्टीरिया सर्वाइव इन हाईली एक्सट्रीम कंडीशन बिकॉज, अरे तो रुक तो जाओ। बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेल वॉल। सेकेंड ऑप्शन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेल मेम्ब्रेन। थर्ड ऑप्शन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेसोसोम। फोर्थ ऑप्शन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। बोलो बोलो। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, कौन सा? फर्स्ट। क्यों? कॉम्प्लेक्स सेल वॉल। ये कॉम्प्लेक्स सेल मेम्ब्रेन भी तो दे रही है प्रोटेक्शन, ये क्यों नहीं दे रही है? हा? पहले सेल वॉल, हाँ वेरी गुड।
जब भी हम स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो कहां से कहां करते हैं, फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड। तो सबसे पहले प्रोटेक्शन कौन देगा, सेल वॉल, उसके बाद में कौन देगा, सेल मेम्ब्रेन। और मैंने फोर्थ ऑप्शन हटा के रख दिया 1 and 2 बोथ, तो क्या टिक करोगे, 1 and 2 बोथ। अरे ठीक है, क्लियर है, आगे नेक्स्ट। बच्चों अगर बात करें आर्की बैक्टीरिया की, तो आर्की बैक्टीरिया के एग्जांपल्स के अंदर सबसे बड़ा एग्जांपल आता है मेथेनोजन। नाम सुना होगा आपने, बहुत पढ़ा इसके बारे में आपने छोटी क्लासों में। मेथेनोजन और मेथेनोजन्स कहां सर्वाइव करते, किसका एग्जांपल है, आर्की बैक्टीरिया का। ये आप लोगों को मिलेंगे मार्सी स्लाइमी एरिया में। मार्सी स्लाइमी एरिया कौन सा होता है, जो एरिया बच्चों उसके अंदर अगर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है तो उसको क्या बोला जाता है, मार्सी स्लाइमी एरिया। मार्सी स्लाइमी एरिया के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है तो वहां पर ये मेथेनोजन है, ये मेथेनोजन कार्बन डाइऑक्साइड को बच्चों कन्वर्ट कर देते हैं CH4 में। ये क्या है CH4, क्या मीथेन है, अरे बोलो। तो बच्चे स्लाइमी एरिया, स्लाइमी एरिया के अंदर, या फिर बोलो मार्सी एरिया के अंदर, मार्सी एरिया के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मीथेन। ये कौन कौन से मेथेनोजन है, इनके नाम भी आपको याद रखने। एक तो है बच्चे मेथेनोकोकस, नाम सुना है क्या। एक आप लोगों को मिलेगा मेथेनोबैक्टीरियम, नाम सुना है। एक आपको मिलेगा मेथेनोमाइक्रोबियम, कौन सा है, मेथेनोमाइक्रोबियम। ये तीनों मार्सी स्लाइमी एरिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट करते हैं, मीथेन में। बच्चों कुछ ऐसे भी होते हैं जो केटल्स और केटल्स के रूमेन में मिलते हैं। केटल्स के कहां मिलते हैं, रूमेन में। और केटल्स के रूमेन के अंदर आप जानते हो क्या प्रेजेंट रहता है, सेलुलोज। ये सेलुलोज कहां प्रेजेंट है, रूमेन ऑफ केटल। केटल के रूमेन के अंदर जो सेलुलोज है, उस सेलुलोज को भी ये किस में कन्वर्ट करते हैं बच्चे, मीथेन में। अरे किसके अंदर, मीथेन। और ये केटल्स के रूमेन में जो सेलुलोज को मीथेन में कन्वर्ट करने वाला आर्की बैक्टीरिया, इसका नाम बच्चे रूमेनोकोकस। अरे कौन सा है, रूमेनोकोकस। रूमेनोकोकस केटल्स और केटल्स के रूमेन में सिम्बायोटिकली रहता है। कैसे रहता है, सिम्बायोटिक। क्यों रहता है, क्योंकि बच्चे केटल्स और केटल्स के अंदर ऐसे एंजाइम नहीं होते जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाए। तो फिर रूमेनोकोकस को बच्चे रूमेन के अंदर सिम्बायोटिकली रखते हैं। रूमेनोकोकस को वो देते हैं क्या, न्यूट्रिशन, और बदले में ये क्या करता है, डाइजेशन। किसका डाइजेशन करेगा बच्चे, सेलुलोज का। जब ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करेगा तो साथ में क्या रिलीज होती है बच्चे, मीथेन। अरे ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनसाइड द बॉडी मीथेन को प्रोड्यूस करने वाला कौन सा आर्की बैक्टीरिया है, रूमेनोकोकस। अरे कौन सा है, रूमेनोकोकस। ये आउटसाइड द बॉडी है या इनसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। उसके बाद में बच्चों अगर हम काऊ डंग की बात करें तो काऊ डंग के अंदर भी क्या सेलुलोज होता है, कहां से आया, काऊ डंग है। उस काऊ डंग के अंदर जो सेलुलोज प्रेजेंट रहता है, उस सेलुलोज को भी ये मेथेनोजन कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, मीथेन में। अब ये कौन कौन से जो आपको ऊपर नाम बताए थे, बोलो कौन कौन से, अरे बोलो मेथेनोकोकस, और कौन सा, मेथेनोबैक्टीरियम, और कौन सा, बोलो। यहाँ पे एक चिल्लर के डाउट आता है, बोलता है सर रूमेनोकोकस रूमेन में प्रेजेंट है, इधर ध्यान दे, रूमेनोकोकस रूमेन में प्रेजेंट है, सेलुलोज का डाइजेशन कर रहा है। फिर आप बोल रहे हो काऊ डंग में सेलुलोज। सर काऊ डंग में सेलुलोज आ कहां से गई, पहले डाइजेशन हो रहा है रूमेन के अंदर, तो फिर काऊ डंग में कहां से सेलुलोज आ गई। समझो, एक गाय, उस गाय ने 5 kg ग्रास खाया, कितना केजी, 5 kg। उस 5 kg ग्रास के अंदर 1 kg था बच्चे सेलुलोज। 1 kg क्या था, सेलुलोज। उस 1 kg सेलुलोज में से बच्चे उस काऊ के रूमेन के अंदर 500 ग्राम सेलुलोज का हो गया डाइजेशन। क्या 500 ग्राम सेलुलोज बच गई,
कहाँ आएगी? बाहर ही तो आएगी। किसके साथ में आएगी? काऊ डंग में। पड़ोसी की केक में थोड़ी जाएगी। अगर काऊ डंग में जाएगी तो बच्चे काऊ डंग के अंदर क्या प्रेजेंट है? सेल्यूलोज। और काऊ डंग में सेल्यूलोज प्रेजेंट है, तो फिर ये काऊ डंग में जो सेल्यूलोज प्रेजेंट है उसको ये आर्की बैक्टीरिया किस में कन्वर्ट कर देते हैं? मीथेन में। इसी को ही आप क्या बोलते हो? गोबर गैस। अरे क्या बोलते हो? गोबर गैस। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोबर गैस है, उस गोबर गैस प्रोडक्शन करने वाला कौन सा बैक्टीरिया होता है? आर्की बैक्टीरिया। और आर्की बैक्टीरिया में कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो गोबर गैस का प्रोडक्शन करते हैं? आपके सामने लिखे हुए कौन कौन से? मेथेनोकोकस, मेथेनोबैक्टीरियम, मेथेनोमाइक्रोबियम। याद रहेगा? अरे बोलो। आगे नेक्स्ट जो आर्की बैक्टीरिया है वो आते हैं हेलोफाइल्स। आते हैं हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स ये कहां पे मिलते हैं? एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया। एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया के अंदर हेलोफाइल्स मिलते हैं। और हेलोफाइल्स की खास बात क्या होती है वो समझा रहा हूं बच्चों। जब हम प्लांट्स की बात करें तो ये मैंने प्लांट सेल लिए। प्लांट सेल में फोटोसिंथेसिस होता है, आप सभी जानते हो। तो उस प्लांट के ऊपर जब हम लाइट डालते हैं तो लाइट डालने पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलती है और आप क्या बनाते हो उससे? कार्बोहाइड्रेट। यस और नो? कार्बोहाइड्रेट है, इसको बच्चों रेस्पिरेशन में यूज में लेते हो और यूज में लेके क्या बनाते हो इससे? एटीपी। यस और नो? फिर इस एटीपी को क्या मेटाबॉलिक रिएक्शन में यूज में लेता है? कौन? प्लांट। ये पूरी प्रोसेस चलती है प्लांट सेल में। लेकिन अगर मैं हेलोफाइल्स की बात करूं तो आर्की बैक्टीरिया, इस आर्की बैक्टीरिया में जो हेलोफाइल्स है उनके अंदर खास बात, हेलोफाइल्स है, उन हेलोफाइल्स के ऊपर जब भी लाइट आती है तो भगवान जाने इनके अंदर ऐसा क्या है कि वो लाइट, उस लाइट को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट करते हैं? एटीपी में। और एटीपी में कन्वर्ट करके डायरेक्टली मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर यूज में ले लेते हैं। ऐसा अगर अपने में होता तो आनंद आ जाता। आज यहाँ पे बैठने की जरूरत ही नहीं थी। घर पे बैठे बैठे क्या करते? खिड़की से बाहर हाथ निकालते, कोई पड़ोसी पूछता क्या कर रहे हो? चार्ज हो रहा हूं। क्योंकि लाइट, उस लाइट को डायरेक्टली किस में कन्वर्ट किया जाता? एटीपी में। और फिर मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती रहती। लेकिन ऐसा नहीं है, सब कुछ करना पड़ेगा। बच्चों इनमें ऐसा क्यों हो पाता है? इनके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को बोला जाता है पर्पल मेम्ब्रेन। यानी कौन से कलर की होती है? पर्पल कलर की। ये जो पर्पल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर एक पिगमेंट होता है। क्या होता है? पिगमेंट। और इस पिगमेंट का नाम है बैक्टीरियोरोडोप्सिन। क्या नाम बच्चे? बैक्टीरियोरोडोप्सिन। जो ये बैक्टीरियोरोडोप्सिन है, इस बैक्टीरियोरोडोप्सिन की वजह से ही डायरेक्टली लाइट, और लाइट किस में कन्वर्ट होती है? एटीपी में। और फिर इसको मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर यूज में लिया जा सकता है। ये आप लोगों को मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट बताया, क्लियर कट बोल रहा हूं। आपको बस इतना ध्यान में रखना है हेलोफाइल्स होते क्या है। वो आर्की बैक्टीरिया जो एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया में सर्वाइव करते हैं उनको क्या बोला जाता है? हेलोफाइल्स। बच्चों कुछ आर्की बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर और एसिडिक पीएच के ऊपर सर्वाइव करते हैं, तो उनको बोला जाता है थर्मो एसिडोफिल्स। जो थर्मो एसिडोफिल्स है, थर्मो मीन्स क्या है? टेम्परेचर, और एसिडो का मतलब है एसिडिक पीएच। तो फिर बात आती है टेम्परेचर कितना। टेम्परेचर, और टेम्परेचर आप लोगों को मिलेगा
80 टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड। जब आप मॉड्यूल में देखोगे तो 80 टू 100 डिग्री लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन 80 टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये सर्वाइव कर सकते हैं। इसके अलावा पीएच, पीएच बच्चों हाईली एसिडिक और पीएच कितनी 2, पीएच 2 तक ये सर्वाइव कर सकते हैं। देखो आप पीएच 2 के ऊपर भी सर्वाइव करते हुए मिले ये आर्की बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया हाईली एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर सर्वाइव कर सकता, हाईली एक्सट्रीम कंडीशन में, चाहे वो बच्चों हाई टेम्परेचर हो और चाहे एसिडिक पीएच हो चाहे बेसिक पीएच हो। अब बात आती है कि ये थर्मो एसिडोफाइल्स मिलते कहाँ है? हॉट सल्फर स्प्रिंग में। कहाँ मिलेंगे बच्चे? हॉट सल्फर स्प्रिंग। और हॉट सल्फर स्प्रिंग अगर इंडिया में देखे तो कहाँ मिलती है? हिमालय रीजन में। कहाँ पे? हिमालय रीजन। और हिमालय रीजन के अंदर कई लोग बोलते हैं, मैं तो नहीं गया, कई लोग ये बोलते हैं कि वहां पर हिमाचल में जाते हैं तो कई लेक्स ऐसी है जिनमें सर्दियों में भी वेपर्स निकलती रहती है। यानी बाहर तो टेम्परेचर माइनस में होता है, लेकिन जो पानी होता है लेक का उसमें से वेपर्स कंटिन्यूस निकलती रहती है। वो हॉट सल्फर स्प्रिंग है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? सल्फर। तो हॉट सल्फर स्प्रिंग है, उसके अंदर जो सल्फर होता है सल्फर का ये थर्मो एसिडोफिल्स क्या करते हैं बच्चे? ऑक्सीडेशन। और जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। क्या बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड। और इस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिलीज होती है बच्चे एनर्जी। ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, इस एनर्जी का यूज करके क्या बनाते हैं? फूड। बताओ क्या केमिकल के ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज हुई, इसका फूड, उसको यूज में लेके फूड सिंथेसिस करें, क्या बोला जाए? कीमो ऑटोट्रॉप। तो याद रखना है बच्चों, थर्मो एसिडोफाइल से ये क्या होते हैं? कीमो ऑटोट्रॉप्स। अरे ठीक है, हेलो। उसके बाद में एक मिलेगा बच्चे बेरोफिलिक बैक्टीरिया। बेरोफिलिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? अगर बच्चे डीप मेराइन में, या फिर बोलो बहुत ज्यादा अगर डीप में जाएंगे मेराइन में और वहां पे अपने नंबर इंक्रीज करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, तो उसको क्या बोला जाता है? बेरोफिलिक बैक्टीरिया। यानी डीप मेराइन में अगर बैक्टीरिया अपने नंबर इंक्रीज कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है अपने को, तो उसको क्या बोला जाता है? बेरोफिलिक बैक्टीरिया। किंगडम मोनिरा कंप्लीट। बेरोफिलिक बैक्टीरिया रिपीट कर देता हूं। अगर बैक्टीरिया अपने नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है, अपने नंबर इंक्रीज कर रहा है डीप मेराइन में, तो उसको क्या बोला जाता है? बेरोफिलिक बैक्टीरिया। नोट में मिल जाएगा कहीं, मॉड्यूल के नोट में लिखा हुआ मिल जाएगा। की पॉइंट्स में। हाँ किंगडम प्रोटिस्टा। बच्चों किंगडम प्रोटिस्टा, इस किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर देखा जाए तो किसने रखा था? आर एच विटेकर ने। क्या यूनिसेलर यूकेरियोट को, बोलो किसको रखा था? यूनिसेलर यूकेरियोट्स। यूनिसेलर यूकेरियोट्स को रखा था। और हम बोल रहे हैं यूनिसेलर यूकेरियोट्स का उन्होंने एक यूनिक किंगडम बनाया था, और उस यूनिक किंगडम का नाम क्या है? प्रोटिस्टा। एक साइंटिस्ट आए बच्चों, उनका नाम है डोबेल। क्या नाम है? डोबेल। डोबेल ने बोला कि किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स को यूनिसेलुलर नहीं बोला जाए, उनको बोला जाए ए सेलुलर। क्या बोला जाए? ए सेलुलर। अब कई लोग ए सेलुलर का मतलब मानते हैं कि सेल क्या है? एब्सेंट। यहां पे ए सेलुलर का मतलब सेल एब्सेंट नहीं है, वन सेल। क्या है? वन सेल। डोबेल ने बोला, इधर ध्यान दीजिए, डोबेल ने बोला कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर मेनी सेल्स है, मेनी सेल्स प्रेजेंट रहती हैं और डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप बना के टिश्यू बनाती हैं, और टिश्यू का एक स्पेसिफिक क्या होता है? फंक्शन। यही सही होता है क्या? लेकिन यूनिसेलुलर के अंदर एक सिंगल सेल ही सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करती है।
वही सिंगल सेल मेटाबॉलिज्म करती है, वही सिंगल सेल ग्रोथ करती है, वही सिंगल सेल रिप्रोडक्शन कर रही है। यानी लाइफ के जितने भी इसेंशियल फंक्शन है वो एक सिंगल सेल परफॉर्म कर रही है। तो सिंगल सेल को यूनिसेलुलर नहीं बोला जाए, इसको क्या बोला जाए? एसेलुलर। जब बच्चों अदर लोगों ने बोला कि आप यूनिसेलुलर यूकेरियोट को एसेलुलर बोल रहे हो, तो फिर आप प्रोकैरियोट और प्रोकैरियोट को भी एसेलुलर बोलो, यानी किंगडम मोनेरा के मेंबर्स को भी एसेलुलर बोलो। तो उन्होंने बोला किंगडम मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोट्स है और प्रोकैरियोट्स ऑलवेज यूनिसेलुलर कंडीशन में होते हैं, मल्टीसेलुलर है ही नहीं, तो मैं कंपैरिजन किससे करूं? विदाउट कंपैरिजन में एसेलुलर नहीं बोल सकता। और जब उन्होंने एसेलुलर बोला किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर को, तो उन्होंने कंपैरिजन किया किसके साथ में? मल्टीसेलुलर यूकेरियोट के साथ। यानी मल्टीसेलुलर यूकेरियोट्स के अंदर मेनी सेल्स हैं, वो मेनी सेल्स डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही है, यानी रिप्रोडक्शन करने के लिए अलग ग्रुप बनाया गया सेल्स का। इसके अलावा अगर बात करें तो मेटाबॉलिज्म तो सभी में होता ही होता है, साथ में ग्रोथ है वो भी अलग अलग हो रही है, लेकिन यहाँ पे तो एक सिंगल सेल है वो सारा ही सब कुछ कर रही है। तो उन्होंने बोला कि मल्टी सेलुलर से कंपेरिजन किया जाए तो उसको यूनिसेलुलर नहीं बोलना चाहिए, इनके लिए करेक्ट टर्म क्या है? एसेलुलर। बच्चों किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स में मैक्सिमम मेंबर्स आप लोगों को मिलेंगे एक्वेटिक हैबिटेट के। किस हैबिटेट के? एक्वेटिक, यानी आपको वाटर में मिलने वाले होंगे मैक्सिमम किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर। किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स को के लिए यह भी बोला गया है कि किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर प्रोकैरियोट्स यानी किंगडम मोनेरा एंड प्लांटी फंजाई एनिमेलिया के बिटवीन लिंक प्रोवाइड करता है। कैसे? किंगडम मोनेरा के मेंबर क्या है? क्या बच्चों प्रोकैरियोट है? हेलो, क्या है? प्रोकैरियोट। प्लांटी फंजाई एनिमेलिया के मेंबर क्या है? मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स। और इनके बीच का कौन है? किंगडम प्रोटिस्टा। क्या रखता है? क्या यूनिसेलुलर यूकेरियोट है? तो बच्चे किंगडम मोनेरा एंड प्लांटी फंजाई एनिमेलिया के बिटवीन जो कनेक्ट प्रोवाइड करवाता है, कनेक्टिंग लिंक प्रोवाइड करवाता है, वो कौन करवाता है? किंगडम प्रोटिस्टा। साइंटिस्ट ने यह भी बोला है कि किंगडम प्रोटिस्टा के कोई बाउंड्रीज डिसाइड नहीं है, कोई फिक्स बाउंड्रीज नहीं है। फिक्स बाउंड्रीज क्यों नहीं है? क्योंकि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आपको मिलेंगे प्रोड्यूसर, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आपको मिलेंगे डीकंपोजर, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आपको मिलेंगे कंज्यूमर। बताओ क्या कोई बाउंड्रीज डिसाइडेड है? क्या कोई बाउंड्रीज डिसाइडेड नहीं है? अगर कोई बाउंड्रीज डिसाइडेड नहीं है तो बोला जाएगा कि कौन से किंगडम की बाउंड्रीज डिसाइड नहीं है, तो क्या देना आंसर? प्रोटिस्टा। क्लियर है? जो मैंने ये दोनों पॉइंट बताए, एक तो कनेक्टिंग लिंक वाला और दूसरा बाउंड्रीज वाला, एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, तो अच्छे से ध्यान में रहना चाहिए आपको। अरे ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर किस किस की स्टडी करेंगे बच्चों? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं डायनोफ्लेजिलेट्स। कौन आते हैं? डायनोफ्लेजिलेट्स। डायनोफ्लेजिलेट्स के अलावा किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं डायटम्स। डायटम्स के अलावा आप लोगों को मिलेंगे यूग्लिनोइड्स। क्या मिलेंगे बच्चे? यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स के अलावा यहां पर मिलेंगे बच्चे स्लाइम मॉड्स। क्या मिलेंगे बच्चे? स्लाइम मॉड्स। और आप लोगों ने पढ़ा है प्रोटोजोवंस, नाम सुना है क्या? प्रोटोजोवंस के बारे में तो मैं बात ही नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि आपने किंगडम एनिमेलिया में पढ़ लिया। अब कितने बच गए? 4। कौन कौन से? डायनोफ्लेजिलेट्स, डायटम्स, यूग्लिनोइड्स एंड स्लाइमोड। इन चारों को आपको डिटेल में बताया जाएगा। डायनोफ्लेजिलेट्स एंड डायटम्स के अंदर बच्चों सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और सेल वॉल प्रेजेंट रहेगी तो किससे बनी रहेगी? सेलुलोज से। अरे किससे बनी रहती है? सेलुलोज से। बच्चों यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोड्स एंड प्रोटोजोवंस के अंदर सेल वॉल होती है एब्सेंट। याद रखना, इनके अंदर सेल वॉल क्या रहेगी? एब्सेंट। सेल मेम्ब्रेन सभी के अंदर प्रेजेंट रहेगी, और आप जानते हो सेल मेम्ब्रेन यूनिवर्सल होती है, और सेल मेम्ब्रेन यूनिवर्सल होती है तो बताओ किससे बनी रहेगी? क्या लाइपोप्रोटीन से बनी रहेगी? अरे किससे बनी रहेगी? लाइपोप्रोटीन से। हेलो, तो आपके सामने कितने एग्जांपल है किंगडम प्रोटिस्टा के? 5। कौन कौन से? डायनोफ्लेजिलेट्स, डायटम्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोड्स एंड प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स को आप पहले ही पढ़ चुके, कितने बच गए? 4। 4 में से 2 के पास सेल वॉल रहेगी। कौन कौन से? डायनोफ्लेजिलेट्स एंड डायटम्स। सेलुलोजिक सेल वॉल होगी उनके पास में, और यूग्लिनोइड्स और स्लाइमोड्स के पास में सेल वॉल रहेगी एब्सेंट। बच्चों किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर न्यूट्रिशन देखते हैं। क्या देखते हैं? न्यूट्रिशन।
ध्यान से सुनना ये पॉइंट। न्यूट्रिशन देखेंगे तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आपको मिलेंगे बच्चे होलोफाइटिक। होलोफाइटिक का मतलब क्या है? होलो मीन्स यहां पे है लाइक। होलो मीन्स क्या होता है बच्चे? लाइक। और फाइटिक मीन्स यहां पर क्या है? प्लांट। अगर प्लांट लाइक न्यूट्रिशन रख रहे हैं तो उनको क्या बोला जाएगा? होलोफाइटिक। और होलोफाइटिक न्यूट्रिशन रखने वालों के एग्जांपल लिख रहा हूं। एक तो है बच्चे डाइनोफ्लेजिलेट्स। कौन है बच्चे? डाइनोफ्लेजिलेट्स। डाइनोफ्लेजिलेट्स ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करता है, तो अपना फूड सेल्फ सिंथेसाइज करता है। इसके अलावा एक है बच्चे डायटम्स, दूसरा कौन सा है? डायटम्स। डायटम्स एंड डाइनोफ्लेजिलेट्स दोनों के दोनों क्या, कौन सा बच्चों न्यूट्रिशन रखते हैं? होलोफाइटिक, यानी क्या प्लांट लाइक न्यूट्रिशन रखते हैं? अरे बोलो। दूसरा है बच्चे होलोजोइक। होलो मीन्स क्या है? लाइक। और जोइक मीन्स क्या रहेगा? एनिमल। और अगर एनिमल लाइक न्यूट्रिशन रख रहे हैं तो क्या बोला जाएगा बच्चे? होलोजोइक। और एनिमल लाइक न्यूट्रिशन रखने वाले कौन है? प्रोटोजोवन। अरे कौन रहेंगे? प्रोटोजोवन। उसके बाद में नेक्स्ट आता है बच्चे एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन सा है बच्चे? एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आप जानते हो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या ऑस्मोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं? अरे बोलो। एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखने वाले कौन होते हैं? क्या फंजाई होते हैं? अरे बोलो। और फंजाई के जैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखने वाला किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर पहले भी बताया था, क्या होता है बच्चे? स्लाइम मोड। इसके अलावा फोर्थ रहेगा बच्चे मिक्सोट्रोपिक। क्या रहेगा? मिक्सोट्रोपिक। मिक्सोट्रोपिक, मिक्सो का मतलब क्या होता है? मिक्स। और ट्रोपिक का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन। अगर मिक्स टाइप का न्यूट्रिशन रख रहा है तो क्या बोला जाएगा? मिक्सोट्रोपिक। यानी कभी तो प्लांट की तरह बिहेव करे, कभी एनिमल्स की तरह बिहेव करे। तो क्या प्लांट और एनिमल दोनों के जैसा न्यूट्रिशन रख रहा है? तो क्या हम प्लांट लाइक बोल सकते हैं? नहीं। क्या हम एनिमल लाइक बोल सकते हैं? नहीं। तो क्या मिक्स हो गया? और मिक्सोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखने वाला जो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर है वो कौन होते हैं बच्चे? यूग्लिनोइड्स। क्या होते हैं? यूग्लिनोइड्स। अब देखो, क्या किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर न्यूट्रिशन में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है? देखो यहां पर प्लांट लाइक न्यूट्रिशन रखने वाले, एनिमल लाइक न्यूट्रिशन रखने वाले, फंजाई लाइक न्यूट्रिशन रखने वाले, मिक्स न्यूट्रिशन और रखने वाले। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। क्या बोला जाएगा? मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी किसमें प्रेजेंट होती है? किंगडम प्रोटिस्टा। आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, किंगडम मोनेरा। अरे कौन सा है? किंगडम मोनेरा। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा गया है वो आपके सामने रख रहा हूं। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी प्रेजेंट इन, ऑप्शन सुनना। ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया बच्चे फंजाई, सेकंड ऑप्शन दिया गया मोनेरा, थर्ड ऑप्शन दिया गया प्लांटी, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया एनिमेलिया। अब बताओ। मैंने बोला है मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी प्रेजेंट इन, और मैंने बोला है किंगडम प्रोटिस्टा। बोला है नहीं बोला है? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी होती है, लेकिन ऑप्शन में किंगडम प्रोटिस्टा नहीं है। तब क्या करना है? मोनेरा। क्या? मोनेरा। मोनेरा के अंदर आप देखोगे तो वहां पे हेट्रोट्रॉप भी होते हैं और क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप भी। तो इसके बाद में किस में मिलेगी न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी? मोनेरा। और सबसे ज्यादा न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी किस में मिलेगी? प्रोटिस्टा। अगला क्वेश्चन, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी प्रेजेंट इन। अरे रुक जाओ, मोनेरा रट रखा है मुझे पता है आपने। ऑप्शन सुनो। पहला ऑप्शन है फंजाई, सेकंड ऑप्शन मिलेगा प्लांटी, थर्ड ऑप्शन मिलेगा मोनेर, थर्ड ऑप्शन मिलेगा प्रोटिस्टा, फोर्थ ऑप्शन मिलेगा एनिमेलिया। क्या करना है? प्रोटिस्टा। तो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी के लिए ऑप्शन में मोनेरा नहीं मिले तो क्या करना? प्रोटिस्टा। न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी के लिए प्रोटिस्टा नहीं मिले तो क्या करना है? मोनेरा। अरे ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट आता है रिप्रोडक्शन।
रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन बच्चों यहां पर मिलता है टू टाइप का। एक तो मिलता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड मिलता है बच्चे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे पहले किस में देखा गया? क्या किंगडम प्रोटिस्टा में? अरे बोलो, किंगडम मोनेरा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या था? एब्सेंट। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मिला था वो किस में मिला था? किंगडम प्रोटिस्टा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा होगा? फर्स्ट है बच्चे बाइनरी फिजन। बताने की जरूरत? अरे बोलो, नहीं है, मैं बोल देता हूं, आप तो नहीं बोलोगे। बाइनरी फिजन है, बाइनरी फिजन पहले ही बता रखा आपको। और बाइनरी फिजन से जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किस किस में? डाइनोफ्लेजिलेट्स, डाइटम्स, यूग्लिनोइड्स। किस किस के अंदर होगा? डाइनोफ्लेजिलेट्स, डाइटम्स, यूग्लिनोइड्स। इनके अंदर क्या होता है? बाइनरी फिजन। बच्चों एक और रिप्रोडक्शन होता है, वो होता है स्पोर फॉर्मेशन से। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कौन सा है? स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन से आप लोगों को मिलेगा, वो मिलेगा स्लाइम मोल्ड में। अरे किसके अंदर मिलेगा? स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड में मिलेगा। और कैसे होता है वो समझिए। स्लाइम मोल्ड की बॉडी बच्चों एक्सटेंडेड ग्रोथ करती है, और एक्सटेंडेड ग्रोथ करके एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है स्पोरेंजिया। क्या बोला जाता है? स्पोरेंजिया। या फिर इसी को क्या बोला जाता है? स्पोरेंजियम। जो स्पोरेंजिया और स्पोरेंजियम को बियर करती है स्ट्रक्चर, उसको बोला जाता है स्पोरेंजियोफोर। क्या बोला जाता है? स्पोरेंजियोफोर। जो स्पोरेंजिया है, उस स्पोरेंजिया के इनसाइड स्पोर डेवलप होते हैं। क्या डेवलप होते हैं? स्पोर। ये स्पोर डेवलप होंगे, और स्पोर डेवलप होके बच्चे फिर मेच्योर होंगे, और मेच्योर होके फिर स्पोरेंजिया के ऊपर प्रेशर जनरेट करते हैं। और जब स्पोरेंजिया के ऊपर प्रेशर जनरेट करते हैं तो स्पोरेंजिया हो जाता है बस्ट। और जब बस्ट हो जाता है तो स्पोर हो जाते हैं डिस्पर्स। और जब स्पोर डिस्पर्स हो जाते हैं तो स्पोर का क्या हो जाता है? जर्मिनेशन। और बच्चों बन जाता है न्यू स्लाइम मोल्ड। तो बताइए, क्या यहाँ पे गेमेट का फ्यूजन हुआ? कोई गेमेट का फ्यूजन नहीं हुआ। कोई गेमेट फॉर्म हुए? नहीं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे या एसेक्सुअल? एसेक्सुअल। तो याद रखना है, स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड के अंदर अनफेवरेबल कंडीशन में होता है ये। कौन सी कंडीशन में? अनफेवरेबल। अनफेवरेबल कंडीशन में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कौन सा होता है? स्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब बोलेंगे? सबसे पहले क्या गेमिट फॉर्म करने जरूरी है? अरे बोलो, क्या फॉर्म किए? गेमिट। गेमिट फॉर्म करके क्या उनका फ्यूजन करवाना जरूरी है? जब फ्यूजन हो रहा है तो क्या मैं फर्टिलाइजेशन बोल सकता हूं? अरे क्या बोल सकता हूं? फर्टिलाइजेशन। और जब फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा? क्या बच्चों? जाइगोट बनेगा। अरे क्या बनेगा? जाइगोट। इधर ध्यान दो सारे। गेमिट फॉर्म करके फर्टिलाइजेशन करके जब जाइगोट बनाते तो इस कंप्लीट प्रोसेस को बोला जाता है सिनगेमी। क्या बोला जाता है? सिनगेमी। सिन का मतलब क्या होता है? फ्यूज। और गेमी का मतलब क्या होता है? गेमिट्स। अगर गेमिट्स को फ्यूज करवा रहे तो बोला जाएगा बच्चे सिन गेमी। बच्चों ये जो सिन गेमी है, इस सिन गेमी को हम 3 टाइप में डिवाइड कर रहे हैं। कितने टाइप में? 3 टाइप। कौन कौन सी? फर्स्ट है, इसको बोला जाता है आइसोगेमी। क्या बोला जाता है? आइसोगेमी। सेकंड को बोला जाता है एन आइसोगेमी। और थर्ड को बोला जाता है ऊगेमी। क्या बोला जाता है? ऊगेमी। आइसोगेमी, अगर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गेमिट फ्यूज हो रहे हैं तो क्या बोला जाएगा? आइसोगेमी। मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर गेमिट फ्यूज हो रहे हैं, एनाइसोगेमी। मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर गेमिट फ्यूज हो रहे हैं और सेक्स ऑर्गन के अंदर गेमिट फॉर्म हो रहे हैं तो क्या बोला जाएगा? ऊगेमी। यानी एनाइसोगेमी की एडवांस फॉर्म क्या है? ऊगेमी। हेलो, अब इस आइसोगेमी को आपने, सॉरी, सिनगेमी को आपने 3 टाइप में डिवाइड किया। कौन कौन सी? आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, ऊगेमी। किसके बेसिस पे? गेमिट फ्यूज होने वाले गेमिट्स की मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे। तो आप लोगों को जब भी यहां पे पूछे तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखने हैं गेमिट। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर क्या देखेंगे? साइज, शेप, स्ट्रक्चर। क्या देखा जाएगा? साइज, शेप, स्ट्रक्चर।
उसके बेसिस पे हम बोलेंगे कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है या फिर डिसिमिलर। हेलो, अगर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गैमेट फ्यूज होंगे तो क्या बोलेंगे? आइसोगेम। और डिसिमिलर होंगे तो एनाइसोगेम। एक एक करके क्या डिटेल में बात की जाए। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं आइसोगेमी के बारे में। इधर ध्यान देंगे सारे। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? आइसोगेमी। अच्छे से समझ लेना, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, उगेमी। क्यों? क्योंकि जब तक अब डाइवर्सिटी चलेगी, जिस दिन तक, एंड तक, उस दिन ये वर्ड आते रहेंगे, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, उगेमी। मैं आगे बस ओनली नाम बोलूंगा कि आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, उगेमस। आज समझा रहा हूं तो अच्छे से समझ लेना। अरे ठीक है। अगर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गेमेट फ्यूज हो रहे हैं तो क्या बोला जाएगा? आइसोगेमी। मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर गेमेट फ्यूज हो रहे हैं, एनाइसोगेम। कहने का मतलब गेमेट की क्या देखनी है? मॉर्फोलॉजी। मैंने एक ऑर्गेनिज्म लिया, ये ऑर्गेनिज्म है ए। कौन सा ऑर्गेनिज्म है? ए। इस ए ऑर्गेनिज्म के अंदर ए गेमेट फॉर्म हो रहे हैं। ए गेमेट फॉर्म हो रहे हैं, उन ए गेमेट की साइज, शेप, स्ट्रक्चर क्या है? सेम। सभी ए गेमेट की साइज, शेप, स्ट्रक्चर क्या है? सेम। और ये फ्यूज होके क्या बना रहे हैं? जाइगोट। क्या बना रहे हैं बच्चे? जाइगोट। अगर जाइगोट बना रहे हैं और मैं बोल रहा हूं मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है गेमेट, मॉर्फोलॉजिकली क्या है? सिमिलर। मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर है, बताइए कि फिजियोलॉजिकल भी सिमिलर होंगे। फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या? जेनेटिक सिमिलर या डिसिमिलर? सिमिलर। अरे जेनेटिकली सिमिलर होंगे या डिसिमिलर? सिमिलर। एक ही ऑर्गेनिज्म के गेमेट है तो जेनेटिकली सिमिलर है या डिसिमिलर? सिमिलर। अगर जेनेटिकली सिमिलर है तो मैं बोलूंगा फिजियोलॉजिकली क्या है? सिमिलर। फिजियोलॉजिकली भी सिमिलर है और बच्चे मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर है। बच्चों क्या बोलोगे इसको, प्रोसेस को? आइसोगेमी या एनाइसोगेमी? आइसोगेमी। क्लियर है ना ये पॉइंट? अरे बोलो। चलो और समझते। ये बी ऑर्गेनिज्म, इस बी ऑर्गेनिज्म है, इस बी ऑर्गेनिज्म के अंदर गेमिट फॉर्म हो रहे हैं, उनको नाम दिया हमने बी। और ये जितने भी बी गेमिट है, ये साइज, शेप, स्ट्रक्चर में बच्चों क्या है? सेम। अगर साइज, शेप, स्ट्रक्चर में सेम और इन गेमिट ने फ्यूज हुए, इन गेमिट का फ्यूजन हुआ और फ्यूजन के बाद में क्या बन गया है? जाइगोट। तो बताइए गेमिट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर या डिसिमिलर? मॉर्फोलॉजिकली क्या है? सिमिलर। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, क्या ये बच्चों फिजियोलॉजिकली भी सिमिलर है? फिजियोलॉजिकली भी क्या है? सिमिलर। बताओ क्या बोले, आइसोगेमी या एनाइसोगेमी? हेलो, क्या बोला जाएगा? आइसोगेमी। ये बच्चों ए ऑर्गेनिज्म है, इस ए ऑर्गेनिज्म का गेमिट ये ए, और बी ऑर्गेनिज्म का गेमिट बी, ये दोनों फ्यूज हुए। लेकिन मैं बोल रहा हूं ए गेमिट स्मॉल है और बी गेमिट लार्ज है। ए गेमिट स्मॉल और बी गेमिट लार्ज। बताओ कैसी कंडीशन? मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर या डिसिमिलर? डिसिमिलर। ठीक है। लेकिन मैंने बोला ए गेमिट और बी गेमिट दोनों बच्चों साइज, शेप, स्ट्रक्चर में सेम है। साइज, शेप, स्ट्रक्चर में क्या है? सेम है। अगर साइज, शेप, स्ट्रक्चर में सेम है तो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर या डिसिमिलर? सिमिलर। ए और बी गेमिट साइज, शेप, स्ट्रक्चर में सेम और दोनों फ्यूज होकर इन्होंने क्या बना दिया? जाइगोट। जाइगोट बनाया। तो बताइए गेमिट कैसे? मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर या डिसिमिलर? मॉर्फोलॉजिकली क्या हो गए? सिमिलर। आप तो मुझे बताइए फिजियोलॉजिकली सिमिलर है क्या? फिजियोलॉजिकली क्या है? डिसिमिलर। फिजियोलॉजिकली है डिसिमिलर। अब मुझे बताओ क्या बोलोगे आप इसको, आइसोगेमी या एनाइसोगेमी? है, किसी ने एनाइसोगेमी भी बोला। आइसोगेमी बोलेंगे, एनाइसोगेमी? आइसोगेमी। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखने, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर नहीं देखने, तो क्या बोलेंगे? आइसोगेमी, एनाइसोगेमी? आइसोगेमी। चलो ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेते, आपका मूड हो तो, नहीं तो यहीं तक ही बताऊं क्या भाई?
सियाने बन रहे हैं यहीं तक। गेमिट और गेमिट के करेक्टर हैं और उनमें बोल रहा हूं मॉर्फोलॉजिकली क्या है, सिमिलर। दो गेमिट फ्यूज हुए, दोनों मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, साथ में फिजियोलॉजिकली भी सिमिलर है। फिजियोलॉजिकल भी क्या है, सिमिलर। बोलो क्या बोलेंगे? हाँ, आइसोगेमी या एनाइसोगेमी? आइसोगेमी, वेरी गुड। मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर है, लेकिन फिजियोलॉजिकली, वो फिजियोलॉजिकली है डिसिमिलर। फिजियोलॉजिकली क्या है बच्चे, डिसिमिलर। क्या बोलोगे? आइसोगेमी बोलेंगे। लेकिन मैं क्या इसको फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी बोल सकता हूं? इसको क्या बोल सकते हैं? फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी। फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी का मतलब क्या है? क्या एनाइसोगेमी? नहीं, फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी का मतलब यह है कि वो एक्चुअल में क्या है, आइसोगेमी, लेकिन फिजियोलॉजिकली क्या है, डिफरेंट। अगर फिजियोलॉजिकली डिफरेंट है तो क्या बोला जाएगा, फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी। तो क्या मैं बोल सकता हूं फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी इज ए पार्ट ऑफ आइसोगेमी? यानी फिजियोलॉजिकल एनाइसोगेमी किसका पार्ट रहेगा, आइसोगेमी का। ठीक, आगे आगे कहा क्या आता है, एन आइसोगेमी। क्या आता है बच्चे, एन आइसोगेमी। खींचो जल्दी। अब इतना भी टाइम नहीं लगाओ, पढ़ाऊंगा मैं आगे। क्या है? एन आइसोगेमी। ये ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर गेमिट है बच्चों ए। इन ए गेमिट में एक गेमिट है स्मॉल और दूसरा गेमिट है लार्ज। ये दोनों गेमिट फ्यूज हुए और फ्यूज होने के बाद में इन्होंने जाइगोट बनाया। बताइए ये गेमिट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर या डिसिमिलर? डिसिमिलर। तो ये गेमिट कैसे है, डिसिमिलर। और बच्चों ये फिजियोलॉजिकली सिमिलर रहेंगे, डिसिमिलर? सिमिलर। फिजियोलॉजिकली सिमिलर है लेकिन मॉर्फोलॉजिकली क्या है, डिसिमिलर। बताओ आइसोगेमी बोलिए या एनाइसोगेमी? एनाइसोगेमी। ये बी ऑर्गेनिज्म है, इस बी ऑर्गेनिज्म के अंदर गेमिट बी है। एक बी गेमिट स्मॉल है और दूसरा क्या है, लार्ज। दोनों गेमिट फ्यूज होकर जाइगोट बना रहे। बच्चों ये बताओ ये गेमिट फ्यूज होने वाले गेमिट मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर या डिसिमिलर? डिसिमिलर। फिजियोलॉजिकली सिमिलर या डिसिमिलर? फिजियोलॉजिकली सिमिलर। क्या बोलेंगे, आइसोगेमी या एनाइसोगेमी? एनाइसोगेमी। ठीक है जी। ए ऑर्गेनिज्म और बी ऑर्गेनिज्म के गेमिट फ्यूज हुए। बी ऑर्गेनिज्म का गेमिट ए ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में है बच्चे स्मॉल। क्या है, स्मॉल। और ये गेमिट फ्यूज होके क्या बना रहे हैं, जाइगोट। बताओ मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर या डिसिमिलर? डिसिमिलर। मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर है। बताओ फिजियोलॉजिकली सिमिलर या डिसिमिलर? फिजियोलॉजिकली भी क्या होंगे, डिसिमिलर। क्या बोलोगे, आइसोगेमी या एनाइसोगेमी? एनाइसोगेमी। तो बच्चों मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, एनाइसोगेमी में फ्यूज होने वाले गेमिट्स मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होंगे, लेकिन हो सकते हैं फिजियोलॉजिकली सिमिलर भी, हो सकते हैं फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर। लेकिन मोस्टली एनाइसोगेमी के अंदर फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर गेमिट ही मिलते हैं। मोस्टली क्या मिलते हैं, फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर। फिर से रिपीट कर देता हूं, एनाइसोगेमी कब बोलेंगे, जब फ्यूज होने वाले गेमिट साइज शेप स्ट्रक्चर में हो डिफरेंट, यानी मॉर्फोलॉजिकली हो डिफरेंट। फिजियोलॉजिकली सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी, लेकिन मेनली कैसे रहेंगे, फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट आता है ऊगेमी। ऊगेमी में क्या होता है, टॉपिक तो कंप्लीट करने दो, बीच में छोड़ू क्या?
अच्छा, ऊगेमी, ऊगेमी एनाइसोगेमी की एडवांस फॉर्म है। यानी यहां पर भी फ्यूज होने वाले गेमिट मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होंगे, लेकिन एडवांस फॉर्म क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब भी बच्चे एनाइसोगेमी होगा तो सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन ऊगेमी के अंदर सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा, और सेक्स ऑर्गन के इनसाइड क्या बनेंगे? गैमेट्स। अगर सेक्स ऑर्गन बनेंगे तो एक सेक्स ऑर्गन को क्या बोला जाएगा? मेल, और दूसरे को क्या बोला जाएगा? फीमेल। तो ये मैं बोल रहा हूं कौन सा सेक्स ऑर्गन है? मेल। मेल सेक्स ऑर्गन बना, और दूसरा कौन सा है बच्चे? फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन के इनसाइड मेल गेमिट बनेगा। क्या बनेगा बच्चे? मेल गेमिट। ये क्या बना है? मेल गेमिट। मेल सेक्स ऑर्गन के इनसाइड मेल गेमिट बनेगा। और ध्यान से सुनना जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं, मेल गेमिट और बच्चों फीमेल गेमिट, फीमेल सेक्स ऑर्गन के इनसाइड फीमेल गेमिट बनेगा। ये क्या बना है? फीमेल गेमिट। और फीमेल गेमिट को बोला जाता है एग। क्या बोला जाता है? एग। मेल गेमिट और फीमेल गेमिट में कंपैरिजन करेंगे तो मेल गेमिट फीमेल गेमिट के कंपैरिजन में होता है स्मॉल। क्या रहेगा बच्चे? स्मॉल। इसके अलावा मेल गेमिट होता है मोटाइल। क्या होता है? मोटाइल। यानी ये मेल गेमिट स्मॉल रहेगा और कैसा रहेगा? मोटाइल। मोटाइल है तो बच्चों फ्लेजिलेटेड होगा या नॉन फ्लेजिलेटेड? फ्लेजिलेटेड। ठीक है जी। फीमेल गेमिट है, वो फीमेल गेमिट बच्चों मेल गेमिट के कंपैरिजन में होगा लार्ज। और बच्चों ये रहेगा नॉन मोटाइल। अगर नॉन मोटाइल है तो क्या नॉन फ्लेजिलेटेड होगा? अरे क्या रहेगा? नॉन फ्लेजिलेटेड। तो याद रखना है, अगर मेल एंड फीमेल गेमिट्स का फॉर्मेशन सेक्स ऑर्गन के इनसाइड हो रहा है, मेल एंड फीमेल गेमिट्स का फॉर्मेशन सेक्स ऑर्गन के इनसाइड हो रहा है, मेल गेमिट स्मॉल हो, फीमेल गेमिट लार्ज हो, मेल गेमिट मोटाइल हो, फीमेल गेमिट नॉन मोटाइल हो, मेल गेमिट फ्लेजिलेटेड हो, फीमेल गेमिट नॉन फ्लेजिलेटेड हो, और अगर ऐसे गेमिट फ्यूज होके जाइगोट बना रहा है तो बच्चों इस रिप्रोडक्शन को क्या बोला जाएगा? ऊगेमस। क्या बोला जाएगा? ऊगेमस। या फिर क्या बोल सकते हैं? ऊगेमी। हेलो, अब बताओ, क्या एनाइसोगेमस और ऊगेमस में एक ही डिफरेंस नजर आ रहा है? यहां पर भी मेल एंड फीमेल गेमिट बोल सकते हैं, तो वो क्या है बच्चे? साइज और शेप स्ट्रक्चर में डिफरेंट है, यहां पे भी डिफरेंट है, लेकिन मेन डिफरेंस क्या है? यहां पे सेक्स ऑर्गन नहीं बन रहा है और यहां पे सेक्स ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपको याद रखना है अच्छे से। आगे जाके मैं बहुत जगह ऊगेमस बोलूंगा, बहुत जगह एनाइसोगेमस बोलूंगा, बहुत जगह आइसोगेमस बोलूंगा। आपको बताना है, जल्दी से बताएंगे। अगर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर गेमेट फ्यूज होके जाइगोट बना रहे तो, मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर गेमेट फ्यूज होके, गेमिट्स का फॉर्मेशन सेक्स ऑर्गन के इनसाइड हो रहा है और मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर गेमिट फ्यूज हो रहे हैं, ऊ गेमिट। ठीक है। मेल गेमिट क्या रहेगा? स्मॉल। फीमेल गेमिट लार्ज। मेल गेमिट, फीमेल गेमिट, मेल गेमिट, फीमेल गेमिट। फीमेल गेमिट को क्या बोला जाता है? एग। और फीमेल गेमिट, एक पॉइंट और अच्छे से याद रखना, फीमेल गेमिट कभी भी सेक्स ऑर्गन से बाहर रिलीज नहीं होता है। फीमेल गेमिट सेक्स ऑर्गन के इनसाइड ही रहता है, मेल गेमिट ही सेक्स ऑर्गन से रिलीज होता है। मेल गेमिट सेक्स ऑर्गन से रिलीज क्यों होता है? मोटाइल है नॉन मोटाइल? मोटाइल, इसलिए। और फीमेल गेमिट नॉन मोटाइल है, अगर रिलीज हो गया बाहर तो बच्चे मेल गेमिट तक नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए फीमेल गेमिट कभी भी सेक्स ऑर्गन से रिलीज नहीं होता। हेलो, नेक्स्ट पॉइंट आता है लाइफ साइकिल। क्या आता है? लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल देखेंगे तो टू टाइप की लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। पहली है लाइफ साइकिल शोविंग जाइगोटिक मियोसिस, और दूसरा है लाइफ साइकिल शोविंग गेमेटिक मियोसिस। चलो नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे। बहुत सारे होते हैं, आगे आ जाएंगे, फंगस में आ जाएंगे। फिजियोलॉजिकल मतलब एक ही बॉडी में, हाँ बिल्कुल, एक ही बॉडी में मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो सकते, क्यों नहीं हो, डिसिमिलर हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? कि प्लांट बॉडी के ऊपर मेल और फीमेल गेमिट बन रहे हैं, मेल गेमिट है स्मॉल और फीमेल गेमिट है लार्ज। बताओ सिमिलर है डिसिमिलर है? बहुत जल्दी हो रही है। ठीक है,
मैं भी रिवाइज करता हूँ फिर। थैंक यू बेटा। क्या क्लास है? ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास के अंदर किंगडम प्रोटिस्टा कंप्लीट हो जाएगा। कल तैयार है ना? हो सकता है एक्स्ट्रा क्लास हो कल।